हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ACCA FR पेपर के बच्चों जो हम फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज चैप्टर 10 कर रहे थे उसका पार्ट 2 करेंगे आज। तो बच्चों, एक अच्छा टॉपिक चल रहा है। हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी अपने पार्ट 1 में जो इस वीडियो में मैंने कवर करा था पहले वाली वीडियो में। तो आई होप आप ये वाली वीडियो तभी देखिएगा जब आपने वो वाली वीडियो ढंग से देखी हो और उसको प्रैक्टिस करा हो बच्चों। उसके बिना ये वाली वीडियो देखने का कोई फ़ायदा खास आपको होगा नहीं। बाकी मेरा पर्सनल यही रहेगा कि आप थोड़ा सा अब इस पे अगर दिमाग लगाएंगे कि आपको कैसे चीज़ों के साथ मूव ऑन करना है, क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के बारे में। तो हमने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की कुछ चीज़ें देखी। पहला था हमारा बच्चों फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का इनिशियल मेजरमेंट। जो हमने देखा बच्चों, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ का इनिशियल मेजरमेंट होता है फेयर वैल्यू लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। तो जो अमाउंट हम एक्चुअली में रिसीव करते हैं उसी अमाउंट पे हम उसको इनिशियली मेजर करते हैं बच्चों। फिर सेकंड, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हमने देखा, हम फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का करते हैं एमोटाइज्ड कॉस्ट पे। और एमोटाइज्ड कॉस्ट का हमने एक चार्ट पढ़ा था बच्चों, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बड़े ढंग से समझाया है, बड़े विस्तार में समझाया है। आप उसको देखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगी बच्चों। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट शुरू करेंगे बच्चों इस चैप्टर का। तो आज हम ये अब भाई, हमने लास्ट क्लास में सिर्फ हमने जो पढ़ा था वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का टॉपिक पढ़ा था, बट हमने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा था बच्चों। तो आज हम उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इसके क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। लोन नोट इज इशूड फॉर $1000। द लोन नोट इज रिडीमेबल एट $1250, $1250। The term of the loan is 5 years and interest is paid out at 5.9% per annum. The effective rate of interest is 10%. तो show how the value of loan note changes over its life। तो बच्चों, इसका हमारे को amortized cost का टेबल बनाना है। तो अब देखिए मेरे साथ, सबसे पहले ईयर, फिर बैलेंस सीडी, फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट एट 10%, फिर इंटरेस्ट पेड। ये बच्चों हम लास्ट क्लास में सब चीज़ें पढ़ चुके हैं बड़े विस्तार में। आप वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा हो तो। और फिर हमारा लास्ट में आ जाता है बैलेंस बीडी। तो हम बैलेंस सीडी में प्लस करते हैं हमारा इंटरेस्ट, माइनस करते हैं जो हमने इंटरेस्ट पे करा, और हमारा बैलेंस बीडी आ जाता है। तो बच्चों, पहले साल का देखते हैं। हमने लोन नोट इशू करा है $1000 का। इंटरेस्ट हो गया बच्चों 10% $1000 पे, जो बन के आता है आपका 100 माइनस 59। तो बच्चों, ये आपकी अमाउंट निकल कर आएगी 1041। उसके बाद सेकेंड ईयर का देखते हैं, 1041 प्लस 104 माइनस 59। तो ये अमाउंट निकल कर आ गई 1086। थर्ड ईयर का देखते हैं बच्चों, 1086 प्लस 109 माइनस 59। तो 1086 प्लस 109 माइनस 59। बच्चों, कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी फास्ट रखनी है। चीज़ों को कैलकुलेशन में दिमाग से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में दिमाग लगाना। फोर्थ, कैलकुलेशन के लिए तो कैलकुलेटर है, बट दिमाग आपको अपना ही यूज़ करना होगा। वो तो हम किसी का बोरो करके लेकर नहीं जा सकते। तो 1136 प्लस 114 माइनस 59, ये अमाउंट आपकी आ गई 1191। अब बच्चों, लास्ट ईयर का अगर हम देखें तो 1151 1191 प्लस 119, फिफ्थ ईयर का है ये। 1191 प्लस 119 माइनस 59। बट बच्चों, एक ट्विस्ट है यहाँ पे। 59 के साथ एक और अमाउंट पे होगी। कौन सी अमाउंट? रिडेम्पशन अमाउंट 1250 की। तो लेट्स सी क्या ये करके हमारा आंसर आएगा 1309। हमने लास्ट में पे करा। लेट्स सी क्या ये ज़ीरो बनता है। हाँ बच्चों, ये एक आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर आप इसको ले सकते हैं। ज़ीरो ही आ गया ये हमारा, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंसिंग फिगर 1310 ही ले सकते हैं।
तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने इसका एमोटाइज्ड कॉस्ट का चार्ट मूव करा है, और इसी तरीके से हमारे को पेपर में भी अपना चार्ट मूव करना है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम, जो आज का पहला टॉपिक रहेगा, जिसका नाम है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप कहेंगे सर ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? तो बच्चों कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं है, इट इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें दो चीजें होती हैं, एक लाइबिलिटी एलिमेंट और एक इक्विटी एलिमेंट। बच्चों हमने जो अभी एग्जांपल अगर मैं आपसे लूँ, ये लोन का जो हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइबिलिटी एलिमेंट था, इसमें कोई और एलिमेंट नहीं था। बट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कन्वर्टेबल डेट, बच्चों इस कन्वर्टेबल डेट में दो दो तरीके के एलिमेंट्स मौजूद रहते हैं। पहला है इक्विटी एलिमेंट, और दूसरा है लायबिलिटी एलिमेंट। मेरे साथ समझिएगा बच्चों, ये चीज है क्या? कन्वर्टेबल डेट क्या होती है? भाई आपने डेट इशू करा, आपने बॉन्ड्स इशू करे, और ये बॉन्ड्स में एक चीज मेंशन है कि जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं वो आपसे रिडेम्पशन के टाइम पे पैसा भी वापस ले सकते हैं, या फिर आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स भी ले सकते हैं। तो बच्चों इस केस में जो हमारे डेट होल्डर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होता है इक्विटी शेयर्स को चूज करने का या फिर कैश को चूज करने का। तो हमारे पास एक चीज बन के आती है, निकल कर आती है कि हमारे जब हमने ये इशू करे हैं तो हमारे पास एक इक्विटी कंपोनेंट भी है। हमारी इस रिडेम्पशन में, इस अमाउंट में एक इक्विटी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, जो ये इक्विटी कंपोनेंट जो है ये हमारे को हमने उसके साथ ही इशू करा, हमने अपने कन्वर्टेबल डेट्स के साथ ही इशू करा, जो हम अपनी बुक्स में कैरी करेंगे विद लाइबिलिटी एलिमेंट बच्चों। तो ये तो हो गई बातें, इसका मेरे साथ एक चार्ट भी देख लीजिएगा एक बार। तो बच्चों बॉन्ड में दो तरीके के हमारे पास चीजें होती हैं। एक होता है प्लेन बॉन्ड, सिंपल बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड। ये बच्चों कैश रिडेम्पशन के लिए होता है, इसमें हम कैश से ही रिडीम करते हैं, जो हमने अपना पहला क्वेश्चन देखा कैश रिडेम्पशन था नॉर्मल। बट बच्चों एक दूसरे तरीके का बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल। तो बच्चों हमारा एक और होता है कन्वर्टेबल। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? इसमें ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि या तो वो इक्विटी शेयर्स दे दें डेट होल्डर्स को, या फिर कैश दे दें। बच्चों जनरली इस केस में इक्विटी शेयर्स का भी एक हिस्सा होता है, इस वजह से इसमें लो इंटरेस्ट रेट होता है, ये लो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स होते हैं। और ये होते हैं बच्चों हमारे हाई इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स, क्योंकि इसमें प्लेन कैश की ही पेमेंट होनी है। ये तो बच्चों हम नॉर्मली एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे ही फॉलो करते हैं। और यहाँ पे बच्चों हमारा लो इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में दो चीजें होती हैं। एक होता है लाइबिलिटी एलिमेंट और दूसरा होता है इक्विटी एलिमेंट। भाई लाइबिलिटी एलिमेंट जो है वो तो सिंपल है, भाई लाइबिलिटी एलिमेंट तो हमने अभी देखा, हम एमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे। और इक्विटी, बच्चों इक्विटी जो है उस पर तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा, उस पर तो कुछ पे नहीं होगा। तो इस अमाउंट को हम सेम वैल्यू पे ही रखते हैं। इट रिमेन्स इन द बुक्स एट द सेम वैल्यू, इट रिमेन्स एट द सेम वैल्यू। तो इसको हम अपनी बुक्स में सेम वैल्यू पे ही रखते हैं। तो बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये कुछ कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। बट सर एक बात बताओ, ये तो सिर्फ बातें हैं, आपने ये बता दिया लाइबिलिटी एलिमेंट होता है, इक्विटी एलिमेंट होता है, ये होता कैसे है, निकलता कैसे है, हमें ये भी तो समझाइए। तो बिल्कुल बच्चों यही आपको अब समझाने वाले हैं हम, और ये हमारा रहेगा ये क्वेश्चन के साथ।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़िएगा। Rathbone Company issues 2,000 convertible bonds at the start of 20X2. The bonds have a 3-year term and are issued at a par with face value of $1,000 per bond, giving total proceeds of $2 million. तो बच्चों रथबोन कंपनी ने 2000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करे हैं। ये 3 साल के लिए इशू कर रहे हैं और इसकी फेस वैल्यू एक बॉन्ड की है $1,000। तो बच्चों 2000 इंटू 1000 करते हैं तो हमारी टोटल प्रोसीड्स वही बनती है $2 मिलियन की, जो हमारा इन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन कर दी है। फिर इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन अरियर्स एट अ नॉमिनल एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 250 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इंटरेस्ट हम पे करेंगे एनुअली इन अरियर्स एट 6%, और ये बॉन्ड कन्वर्टेबल है 250 ऑर्डिनरी शेयर में। एक बॉन्ड 250 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्टेबल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी एलिमेंट of the compound instrument can be measured based on an interest of 9%। तो यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। बच्चों दो एलिमेंट्स होते थे, अभी हमने पढ़ा था, एक होता है लाइबिलिटी और एक होता है इक्विटी। बच्चों कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एलिमेंट वो हम मेजर करेंगे 9% पे, इन्होंने ये बता रखा है, और ये है प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन। तो ये विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन है, तो जो लाइबिलिटी एलिमेंट है वो प्योर लाइबिलिटी और जो इक्विटी है वो तो सेम ही वैल्यू पे बुक्स में रहने वाला है। तो बच्चों हमारे को अब यहाँ पे रेलिवेंट डिस्काउंट रेट्स दे रखे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 9% इंटरेस्ट रेट दे रखा है और क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है आफ्टर 3 ईयर्स का। निकालना क्या है, निकालना है हमारे को कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉन्ड। तो बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रोसीड्स अगर मैं आपको कहूं तो टोटल प्रोसीड्स कितनी है भाई? फर्स्ट ईयर के एंड में आप $1,20,000 पे करोगे, सेकेंड ईयर के एंड में भी आप $1,20,000 पे करोगे, और थर्ड ईयर के एंड में भी आप $1,20,000 पे करोगे। सर ये $1,20,000 कहाँ से आया? ओहो बच्चों ये तो बताना ही रह गया, बट आप निकाल सकते हो। कूपन रेट हम लेते हैं और उसकी पार वैल्यू, तो हमारी $20 मिलियन जो हम रिडीम करेंगे, हमने जो पैसे लिए हैं इंटू 6%, तो ये हमारा 1,20,000 बना। और बच्चों थर्ड ईयर के एंड में एक और अमाउंट देंगे हम, जो रिडेम्पशन है, जो रिडेम्पशन पे देनी है वो है $20,00,000। बच्चों क्या मैं एक चीज कह सकता हूँ, मेरे $1,20,000 जो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में दिए, सेकेंड ईयर के एंड में दिए, थर्ड ईयर के एंड में दिए, और जो रिडेम्पशन पे मैंने $20,00,000 पे करे, क्या इसमें मेरा एक इंटरेस्ट कंपोनेंट एडेड होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ये अमाउंट आई है इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं मुझे आज की अमाउंट बताओ, आज मेरा कितना पैसा ले रखा है विदाउट इंटरेस्ट, अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट हटा दूं, मतलब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं आज के दिन की, तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा लाइबिलिटी एलिमेंट कितना है, मेरा लाइबिलिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना है। इंटरेस्ट ऐड होकर मैंने एक अमाउंट पे करी, अगर मैं उसमें से इंटरेस्ट हटा दूं, इंटरेस्ट एडेड अमाउंट में से इंटरेस्ट हटा दूं, तो मुझे पता चलेगा मेरे को आज के दिन देनदारी कितनी है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू, मेरा लाइबिलिटी एलिमेंट कितना है। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू के लिए लिखिएगा मेरे साथ, 1,20,000 ये आपको 3 साल पे करना है, तो इसका आपको एक वैल्यू दे रखा है 2.531 3 साल के लिए, प्लस 20 लाख के लिए बच्चों, 20 लाख के लिए भी आपको अमाउंट उन्होंने बता रखा है 0.772, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स है। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1847720। तो बच्चों ये अमाउंट जो है 1847720, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये आपकी वो अमाउंट है जो आपका लाइबिलिटी एलिमेंट इस $20,00,000 में रिप्रेजेंट करता है। बट सर लाइबिलिटी एलिमेंट इतना है,
तो बचा हुआ क्या है? बचा हुआ ही तो बच्चों हमारा इक्विटी एलिमेंट है। मैंने अभी आपको बताया था दो एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। एक है लाइबिलिटी एलिमेंट जो हमने निकल कर आ गया है, दूसरा है इक्विटी एलिमेंट जो हम 1 मिनट के अंदर निकाल देंगे बच्चों। तो इक्विटी एलिमेंट कैसे निकलेगा? इक्विटी एलिमेंट निकलेगा सर कैसे? टोटल प्रोसीड्स में से अगर मैं अपना लाइबिलिटी एलिमेंट हटा दूं तो मेरा निकल कर क्या आएगा? इक्विटी एलिमेंट। तो टोटल प्रोसीड्स थी $20 लाख सर हमारी। इसमें से माइनस कर देते हैं 1847720। तो ये अमाउंट हमारी जो निकल कर आई है वो है हमारा इक्विटी एलिमेंट, और ये हम बुक्स में सेम वैल्यू पे ही रखते हैं बच्चों। तो ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। बट अब हमें बताओ बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल है बच्चों। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से हुआ होगा बताओ? 2000 बॉन्ड्स इशू करे $1000 वाले, तो 20 लाख से कैश डेबिट हो गया, कैश आ गया। अब क्रेडिट क्या होगा? टू टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट, हमारा लाइबिलिटी एलिमेंट क्रेडिट हो गया। आपकी एक लाइबिलिटी बुक्स में बढ़ गई, और ये किस अमाउंट से होगी? 1847720 से, लाइबिलिटी एलिमेंट से। और टू टू इक्विटी इक्विटी का भी तो एलिमेंट था, वो कितना था? 152,280। तो बच्चों इस तरीके से हमने ये एंट्री पास करते हैं जब हम ये बॉन्ड्स इशू करेंगे बच्चों। तो सिंपल तो बहुत है, मैं इसके आपको स्टेप्स भी लिखवा देता हूँ। एक बार आप इसके साथ मेरे इसके स्टेप्स भी लिख लीजिए। तो पहला स्टेप, स्टेप 1, कैलकुलेट टोटल प्रोसीड्स received by the company। कैलकुलेट द टोटल प्रोसीड्स रिसीव्ड बाय द कंपनी। भाई सबसे पहले तो हमने यही निकाला टोटल प्रोसीड्स क्या है जो कंपनी को मिली है, वो है $20 लाख। फिर स्टेप टू भी देख लेते हैं। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेड। जो दिमाग को खुला रखना है और सोचते रहना है कि हम लिख क्या रहे हैं और समझ क्या रहे हैं। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेड एट नॉमिनल रेट एंड प्रिंसिपल redeemed using discount rate of non-convertible bonds। अब मेरे साथ समझिएगा बच्चों। तो टोटल प्रोसीड्स तो हमें समझ आ गई सर, टोटल प्रोसीड्स तो हमारी 20 लाख थी, लिख दी हमने। अब कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट पेड एट नॉमिनल रेट। इंटरेस्ट पेड एट नॉमिनल रेट, हमने इंटरेस्ट पे करा था एट 6% बच्चों, और नॉमिनल हमारी जो अमाउंट थी वो भी हमने $20 लाख इंटू 6% करा, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, आज के दिन की वैल्यू निकाल दी। एंड प्रिंसिपल रिडीम करा $20 लाख का, $2 मिलियन का, यूजिंग डिस्काउंट रेट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो हमने वो डिस्काउंट रेट कौन सा लिया? नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला जो था 9%। तो बच्चों इस तरीके से हमने चीजें मूव ऑन करी। अब बच्चों इसमें एक कॉमन डाउट मैंने नोटिस करा है कि हम कहते हैं सर लाइबिलिटी एलिमेंट हमने एक निकाल लिया है, बट अमाउंट तो हमारे को ईयर एंड पे पे करनी है 20 लाख। क्या हम ये एमोटाइज्ड कॉस्ट का चार्ट बनाकर देख सकते हैं? क्या एंड में हम उतनी ही अमाउंट पे करेंगे? बिल्कुल बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिखिए मेरे साथ, ईयर बैलेंस CD, इफेक्टिव इंटरेस्ट एट 9%, पेमेंट एट 6%,
और बैलेंस सीडी। तो ईयर 1 पे बच्चों देखते हैं क्या। पहले तो हमारी अमाउंट जो हमने रिकॉर्ड करी वो थी 1847720। ये वही अमाउंट है बच्चों, इसकी एंट्री सिंपल सिंपल बुक्स में वही थी, कैश अकाउंट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। तो हमने ईयर 1 के स्टार्टिंग में ये अमाउंट लिख दी। इसमें हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया साल का 9%। तो 1847720 का इंटरेस्ट 9% के हिसाब से बनता है 166,295 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों पेमेंट एट 6%। तो 6% किसका, 20 लाख डॉलर का बच्चों। तो हम अपना कूपन रेट इनटू कूपन वैल्यू, जो हमारा पार वैल्यू पे हमने इशू करें, तो जो हमारा रेट था वो उस हिसाब से बना $1,20,000। ये हमारा आता है 1847720 प्लस 166,295 माइनस 1,20,000। ये निकल कर आता है 1894015। 1894015। अब सेकेंड ईयर का देख लेते हैं भाई। ये अमाउंट हो गई कैरी फॉरवर्ड प्लस इंटरेस्ट 9% के हिसाब से, जो निकल कर आया 170,461 माइनस 1,20,000। ये अमाउंट निकल कर आई आपकी 1894015 प्लस 170,461 माइनस 1,20,000। ये आपकी निकल कर आ गई अमाउंट 1,94,476। ठीक है। थर्ड ईयर में हमने यही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड कर दी 1,94,476 प्लस 9% का इंटरेस्ट। ये हमारा आ गया 1,75,003 रुपीज़ माइनस 1,20,000। तो बच्चों हमारी अमाउंट बैलेंस अगर हम राउंड ऑफ करें तो निकल कर आती है 20 लाख। तो बच्चों हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमने बिल्कुल सही करा है इसको, और हमारी अमाउंट भी वेरीफाई होती है। तो यही था इसमें हमारा टॉपिक। अब हम आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जिसका नाम है फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। लेट्स सी बच्चों ये फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल्स क्या है। बच्चों एक कंपनी है, मानो एक ट्रेडिंग कंपनी है जो अपना एक ट्रेडिंग कंपनी है जो सामान खरीदती है और बेचती है और उधार पे बेचती है। तो बच्चों उस कंपनी के पास कुछ रिसीवेबल्स हो सकते हैं, जिसको उसने माल उधार पे बेचा हो, वो उसके डेटर्स, वो रिसीवेबल्स बनेंगे कंपनी के, वो कंपनी बुक्स में रिसीवेबल्स की तरह आ रहे होंगे। अब बच्चों कंपनी कहती है भाई देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, माल को खरीदूँ बेचूँ और उसके बाद मैं पैसा भी मांगती रहूँ, तो इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता। इस वजह से पेमेंट्स डिले हो जाती हैं और हमारे को बड़ी दिक्कत आती है काम करने में। तो यहाँ पे आते हैं हमारे मिस्टर फैक्टर, यहाँ पे आते हैं हमारे फैक्टर्स। ये बच्चों कुछ नहीं है, ये है हमारे वसूली भाई। ये है हमारे वसूली भाई। अगर आपने गोलमाल देखी है तो आप समझ गए होंगे कि वसूली भाई कौन थे। वसूली भाई का एक ही काम था बच्चों, रिसीवेबल से अपने जो वो 4 लोग थे उनसे पैसा निकालने का। तो उन्होंने पूरी मूवी में कोशिश यही करते रहे कि पैसा मेरा निकल जाए। तो ये फैक्टर्स जो है कुछ नहीं है, फैक्टर भाई साहब वसूली भाई हैं। तो ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है कंपनी, आप टेंशन मत लो, ये रिसीवेबल्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दे दो मेरे को, मैं देख लूंगा कैसे निकालनी है। तो कंपनी खुश, चलो यार हमारा कुछ काम तो बढ़ रहा है। अब फैक्टर कहते हैं भाई हम 2 तरीके से काम करते हैं, हमारा काम करने के 2 तरीके हैं। पहला है विदाउट रिकोर्स, इसको हम कहते हैं विदाउट रिकोर्स, और दूसरा तरीका होता है बच्चों विद रिकोर्स का। तो कंपनी कहती, जो फैक्टर्स हैं वो कहते हैं भाई हमारे 2 तरीके हैं, हम 2 तरीके के अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक है विदाउट रिकोर्स, जिसमें भाई आपका मान लो $1,00,000 का रिसीवेबल्स मैं ले लूंगा, मैं फैक्टर हूँ, मैं ले लूंगा और उसके बदले आपको $80,000 दे दूंगा अभी, और आप भूल जाओ
अब उनसे पैसा मैं लूंगा, मैं उनसे $50,000 लूँ, $60,000 लूँ, $80,000 लूँ या $1,00,000 पूरे लूँ, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। तो इस केस में बच्चों जो कंपनी होती है वो अपने रिसीवेबल्स बेच देती है, तो रिसीवेबल्स आर सोल्ड टू एजेंसी। इस केस में रिसीवेबल बेच दिए जाते हैं एजेंसी को। अब बच्चों विद रिकोर्स, ये विद रिकोर्स क्या है अब ये भी देख लो मेरे साथ। बच्चों कंपनी कहती फैक्टर्स कहते हैं कि भाई हम आपको इस रिसीवेबल के बदले आज पैसा तो दे देते हैं, बट हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हम आपको ये रिसीवेबल्स अगर कलेक्ट हो गए तो ठीक है, वरना हम इसको लोन की तरह मानेंगे और आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे, अपनी फीस ले लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, नॉट अ सेल इट इज नॉट अ सेल ऑफ रिसीवेबल्स, इंस्टेड इंस्टेड it is a secured loan। तो it is not a sale of receivable, instead it is a secured loan। तो दो तरीके के अरेंजमेंट्स हो गए, एक जिसमें रिसीवेबल्स खरीद लेगी एजेंसी, और दूसरा जिसमें वो कहेगी भाई पैसे तो अभी ले लो, बट रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ अगर ये पैसा पेमेंट वापस आपकी देता नहीं है, मैं तो आपको ये वापस कर दूंगा और अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ आपसे वापस ले लूंगा। तो अब हम देखेंगे बच्चों ये दो केसेस। अब इन दो केसेस को देखने का एक अच्छा तरीका रहेगा एक एग्जांपल। तो क्यों ना एक एग्जांपल करके समझा जाए कि क्या चीज़ है। तो बच्चों मेरे साथ देखिएगा ये एग्जांपल, फ्रेडो कंपनी सोल्ड इट्स ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस ऑफ $3 लाख टू अ डेट फैक्टर फॉर $2,70,000 ऑन 1 जुलाई 2021। तो बच्चों फ्रेडो कंपनी ने अपने ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस जो $3 लाख का था वो डेट फैक्टर को बेच दिया $2,70,000 में। किस दिन? 1 जुलाई 2001 के दिन। द फैक्टर चार्जेस इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन अमाउंट्स एडवांस। फैक्टर बोलता भाई मैं अपनी अमाउंट जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका 5% इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब सेल तो नहीं हुई, ये ऑप्शन हमारा विद रिकोर्स वाला है। इट इज नॉट अ सेल, इंस्टेड इट्स अ सिक्योर्ड लोन। तो फैक्टर बोलता भाई मैं अपने जो आपको अभी अमाउंट दे रहा हूँ उसके 5% लूंगा। द फैक्टर कलेक्टेड 1,50,000 ऑफ द अमाउंट्स ड्यू ऑन 31 December 20x1। No other amounts were collected in 20x1, but the amounts due are still considered recoverable under the terms of the agreement. Any unpaid debt will be returned to Fredo Company for a cash repayment on 1 July 20x2। तो फैक्टर ने $1.5 लाख कलेक्ट करे 31 दिसंबर 2001 तक और कोई अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई, बट द अमाउंट्स ड्यू आर स्टिल कंसिडर्ड रिकवरेबल। तो वो कहता है कि भाई अभी भी मैं ये मानता हूँ ये अमाउंट तो रिकवरेबल हो जाएगी, अमाउंट तो रिकवर हो जाएगी, बट और कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो पाई। और 1 जुलाई 20x2 के दिन उन्होंने ये रिसीवेबल वापस दे दिए फ्रेडो कंपनी को फॉर अ कैश रीपेमेंट। भाई जो लोन रह गया है, जो अमाउंट रह गई है वो आप हमारे को वापस दे दो इंटरेस्ट के साथ। एक्सप्लेन हाउ फ्रेडो कंपनी शुड अकाउंट फॉर द डेट फैक्टरिंग अरेंजमेंट एज एट 30 जून 20x2। तो भाई हम है फ्रेडो कंपनी, हमें कैसे इसको अकाउंट फॉर करना है अब हम देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले 1 जुलाई 20x1 के दिन क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट डेबिट। भाई कैश आया मेरे पास, कितना कैश आया? 2,70,000 आया। इसके बदले मेरे पास एक लाइबिलिटी आ गई बच्चों, लोन अकाउंट। मेरे रिसीवेबल्स नहीं बिके, बट एक लाइबिलिटी आ गई, लोन अकाउंट। फैक्टर्स ने मुझे ये जो पैसा दिया है वो लोन के तरह से दिया है, विद रिकोर्स अरेंजमेंट में दिया है। अब बच्चों 31 दिसंबर आ गई 2001 और अब एक इंटरेस्ट जो है वो ड्यू होना है। तो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं इंटरेस्ट ड्यू। तो भाई इंटरेस्ट कितना अभी तक का बना, क्योंकि अब हमारे पास $1.5 लाख की पेमेंट आई है उस दिन तक। तो 31 दिसंबर तक हमारे पास जो पेमेंट आई उस दिन तक जो पैसे बने उस पर तो इंटरेस्ट अभी चार्ज कर देंगे। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये खर्चा हो गया टू लोन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी। तो ये किस अमाउंट से होगा देखो,
2,70,000 इंटू 5% इंटू 6 महीने का, तो ये अमाउंट हमारी निकल कर आती है बच्चों 6750। तो भाई 6750 का अभी तक इंटरेस्ट हो गया है। अब 31 दिसंबर के दिन ही हमारे को कुछ पैसे भी मिले हैं। कितने मिले हैं? 1.5 लाख डॉलर। तो बच्चों इसकी अमाउंट, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? लोन कम हो जाएगा। भाई हमारी वजह से फैक्टर को पैसा मिला, हमारे रिसीवेबल्स की वजह से, मेरे रिसीवेबल्स की वजह से फैक्टर को फायदा हुआ, फैक्टर को पैसा मिला। तो भाई ये तो मेरे लोन को कम कर देगा। फैक्टर को मेरी वजह से पेमेंट मिली है, मतलब इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूँ फैक्टर को मैंने ही पेमेंट दी है। तो लोन अकाउंट डेबिट, भाई लोन अकाउंट तो कम हो जाएगा, लोन हमारा कम हो जाएगा। बट मेरी जेब से गया क्या? कैश गया? नहीं, मेरी जेब से रिसीवेबल्स गए। 1.5 लाख के रिसीवेबल्स मैं मानूंगा चले गए, बाकी तो रिकवरेबल है, तो वो तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो हमारे चले गए वो हम हटा देंगे अपने रिसीवेबल्स में से, और लोन अमाउंट कम हो जाएगी। फिर बच्चों 1 जुलाई 2000 X2 का दिन आ गया है, 20X2 का दिन आ गया है। तो अब हम एक और एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट फिर ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। भाई खर्चा बढ़ जाएगा और हमारा लोन अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अब मेरे को अमाउंट बताओ किस पे हमारा वो बनेगा। भाई 2,70,000 मैंने लोन लिया था, उसमें से 1.5 लाख वापस दे दिया, तो 1,20,000 6 महीने के लिए रखे, तो 1,20,000 इंटू 5% इंटू 6 मंथ्स, ये अमाउंट हमारी निकल कर आ गई $3,000। भाई अब उन्होंने शर्त यही रखी थी, पैसे और कोई मिले नहीं, तो शर्त ये थी कि भाई 1 जुलाई 2002 के दिन आप जो अमाउंट बचेगी वो आप वापस कर दोगे। तो वापस कर देते हैं। 1 जुलाई 2002 के दिन हम, हमारा लोन अकाउंट खत्म हो जाएगा, पैसा वापस हो रहा है, लोन खत्म। टू कैश अकाउंट, भाई कैश कम हो जाएगा, कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट। किस अमाउंट से? बच्चों 2,70,000 लिए थे, उसमें मेरे कुछ इंटरेस्ट बना 6,750 का, 1.5 लाख डॉलर उसमें से मैंने वापस दे दिए, और फिर 3,000 का इंटरेस्ट और बन गया। तो लेट्स सी कितना बनता है ये, 2,70,000 प्लस 6,750 माइनस 1.5 लाख प्लस 3,000, तो 1,29,750 ये मैं पे कर दूंगा और ये अरेंजमेंट हो जाएगा क्लोज। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन देखा और इसको टैकल करा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस वाली अगर मैं आपको एंट्री का लॉजिक दोबारा बताऊं तो सिंपल है बच्चों। फैक्टर से मैंने लोन लिया था, अब मेरी वजह से फैक्टर को एक फायदा हुआ है 1.5 लाख डॉलर का, मेरी वजह से फैक्टर को पेमेंट मिली है 1.5 लाख डॉलर की। ये पैसा क्या मैंने कैश दिया? नहीं दिया, ये पैसा मेरे रिसीवेबल ने दिया, तो मेरी बुक्स में जो रिसीवेबल आ रहे थे वो तो कम हो जाएंगे, और लोन खत्म हो, लोन कम हो जाएगा। तो 1.5 लाख से लोन कम हो गया, 1.5 लाख से रिसीवेबल्स कम हो गए। तो भाई लोन अकाउंट कम हो गया 1.5 लाख से, और रिसीवेबल्स कम हो गए 1.5 लाख से। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटिटी हैज एन आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल बैलेंस विद अ मेजर कस्टमर अमाउंटिंग टू $12 मिलियन। एक एंटिटी का लोन है, एक एंटिटी ने रिसीवेबल बैलेंस है उसके पास $12 मिलियन का, and this was factored to finance company on 1st September 2007. The terms of the factoring were: finance company will pay 80% of the gross receivable outstanding account to the entity immediately. भाई फाइनेंस कंपनी बोल रही है 80% पैसा हम अभी आपको दे देंगे। द बैलेंस विल बी पेड लेस द चार्जेस बिलो, बाकी का जो पैसा हम आपको अपना चार्जेस काट के देंगे व्हेन द डेट इज कलेक्टेड इन फुल। अपने चार्जेस काट के बाकी का पैसा भी हम आपको दे देंगे अगर डेट पूरा कलेक्ट हो जाता है। Any amount of the debt outstanding after 4 months will be transferred back to the entity at its full book value. तो जो भी अमाउंट, एनी अमाउंट ऑफ द डेट आउटस्टैंडिंग आफ्टर 4 मंथ्स, कोई भी डेट अमाउंट जो है वो बची हुई है, अगर 4 महीने के बाद कोई अमाउंट बचती है तो हम आपको वो अमाउंट वापस दे देंगे फुल बुक वैल्यू पे। ठीक है। फाइनेंस कंपनी विल चार्ज 1% पर मंथ
ऑफ द नेट अमाउंट ओइंग फ्रॉम द एंटिटी एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। भाई विद रिकोर्स अरेंजमेंट है, लोन दिया गया है 1%, वो बोल रहा है भाई हम मान लेंगे कि आप पे हम ये चार्ज करेंगे अपना इंटरेस्ट, समझ लो आप, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ की जो भी अमाउंट बनेगी। फाइनेंस कंपनी हैड नॉट कलेक्टेड एनी ऑफ द फैक्टर्ड रिसीवेबल अमाउंट बाय द ईयर एंड, तो कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिला। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने हो गए और एक भी पैसा फाइनेंस कंपनी कलेक्ट नहीं कर पाई। अब देखते हैं एंटिटी ने क्या एंट्री करी। तो एंटिटी डेबिटेड द कैश फ्रॉम फाइनेंस कंपनी टू इट्स बैंक अकाउंट एंड रिमूव द रिसीवेबल्स फ्रॉम हिज अकाउंट। तो भाई कंपनी, भाई पैसा आया था वो डेबिट कर दिया और रिसीवेबल्स हटा दी। अरे भाई रिसीवेबल्स क्यों हटाती है, सेल थोड़ी करी थी, विदाउट रिकोर्स अरेंजमेंट थोड़ी है, तो विद रिकोर्स अरेंजमेंट है तो ये आपका तो लोन आना चाहिए था, लोन को तो आपने क्रेडिट करा नहीं। और इट हैज प्रूडेंटली चार्ज द डिफरेंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। भाई आपने ये खर्चा मान लिया, खर्चा है ही नहीं तो आप इसको खर्चा क्यों मानोगे। तो अब बच्चों, हाउ शुड दिस अरेंजमेंट बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2027। तो ये कैसे अकाउंट फॉर होनी चाहिए, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं बच्चों राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। पहली एंट्री तो यही होनी चाहिए थी, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू लोन अकाउंट। भाई विद रिकोर्स अरेंजमेंट है, लोन मिला है, कितना 80% मिला है, किसका 12 मिलियन का, तो अमाउंट क्या हो गई 9.6 मिलियन। और दूसरी एंट्री, भाई एक महीने बाद हमने हमारे को जो है वो एक महीने बाद ये जो हमने देखा कि कुछ भी रुपया मिला नहीं है, कोई भी पैसा मिला नहीं है, तो इंटरेस्ट हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। लोन बढ़ जाएगा हमारा बच्चों, लोन हमारा बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। किस अमाउंट से, 9.6 मिलियन इंटू 1%, ये निकल कर आता है आपका $96,000। ठीक है, बट कंपनी ने जो एंटिटी है उन्होंने रॉन्गली अकाउंट करा है, तो रॉन्ग एंट्री क्या करी उन्होंने ये भी देख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री, उन्होंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट 9.6 मिलियन टू रिसीवेबल्स। भाई पूरे रिसीवेबल्स हटा दिए, कितने से हटा दिए 12 मिलियन से, और एडमिन कॉस्ट को डेबिट कर दिया। बट भाई सेल तो हुई नहीं थी, तो आपने विदाउट रिकोर्स वाला अरेंजमेंट आप कैसे फॉलो कर सकते हो। तो हम एंट्री इसकी रिवर्सल करेंगे, हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे। तो लेट्स सी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी इसकी बच्चों, मुझे बताओ क्या हमने बैंक सही डेबिट करा था, सही करा था, गलत क्या करा था। सबसे पहले तो हमने रिसीवेबल्स को गलत क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल्स हमने खत्म कर दिए थे, तो रिसीवेबल्स हमें खत्म नहीं करने चाहिए थे। रिसीवेबल्स को हमने गलत क्रेडिट करा, इसलिए अब हम वापस उसको डेबिट कर देंगे सही करने के लिए। तो रिसीवेबल्स को हम डेबिट कर देंगे, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से 12 मिलियन टू, भाई एडमिन कॉस्ट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रॉन्गली डेबिट करा है, तो अब हम उसको कर देंगे क्रेडिट टू एडमिन एक्सपेंस, एडमिन कॉस्ट अकाउंट। किस अमाउंट से करा था 2.4 मिलियन से, तो हमने एडमिन कॉस्ट को क्रेडिट कर दिया, गलती से डेबिट करा था उसको सही करने के लिए क्रेडिट कर दिया। और एक चीज रह गई थी जो थी लोन, हमने लोन को तो क्रेडिट करा ही नहीं था अपनी बुक्स में, लोन को तो बनाया ही नहीं था, तो वो अब हम बना देंगे 9.6 मिलियन से बच्चों। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होगी, वही एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट। भाई एक महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। भाई आपका लोन बढ़ जाएगा, आपका लोन बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट का खर्चा बुक हो जाएगा, आपका एक्सपेंस बढ़ गया और आपका लोन बढ़ गया। तो ये एंट्री किससे होगी 9.6 मिलियन इंटू 1%, जो आपका निकल कर आएगा $96,000 बच्चों। तो बस इतनी सी ही कहानी थी बच्चों, कहानी तो बहुत सिंपल है, बट कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब आप यहाँ पे आपका काम रहेगा, जो आज आपका होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपने स्टडी टेक्स्ट, आप अपना स्टडी टेक्स्ट को पढ़िए, उसमें TYU 7
TYU 7 को बच्चों जरूर करिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बाकी सारी TYUs भी प्रैक्टिस करिएगा। और मेरा मानना एक ये रहेगा कि आप वो TYU 7 एक्सेल पे करें सॉल्व। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहती है तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको एक्सेल में सॉल्व करना समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक्सेल में भी सॉल्व कैसे करना है उसको। और आप अपने जो आपका एग्जाम किट है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों मेरी तरफ से तो ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब इसमें और कुछ तो चीज़ें रह नहीं गई है, बाकी फिर भी आपको इसकी स्टडी टेक्स्ट रीड करनी है, TYUs प्रैक्टिस करने हैं, स्टडी एंड एग्जाम किट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से इस नंबर पर पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में डालकर भी बता सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा बच्चों। तो अब आपसे विदा लूंगा, मेरी तरफ से तो ये चैप्टर खत्म है बच्चों। अब हम अगली क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, बाय बाय, टाटा।